इंफॉर्मेशन जो उस विलेन के लिए खतरनाक है वो चेंज नहीं होगी, वो उस जगह तक पहुंच ही जाएगी जहां तक उसको पहुंचने से रोकना है। सेम वे ब्लॉकचेन काम करती है। ब्लॉकचेन में एक डाटा इतनी सारी मल्टीपल जगह पे स्टोर होता है कि अगर कोई हैकर हैक करना भी चाहे तो उसको उन सभी कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा जहां पे वो इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। और वो टोटल कितने कंप्यूटर्स हैं कोई नहीं जानता। नोबडी नोज कि वो टोटल कितने कंप्यूटर्स में सेव हो रही है, कितनी जगह पे सेव हो रही है। इसीलिए ब्लॉकचेन को लिटरली अनब्रेकेबल या फिर अनब्रीचेबल बोला जाता है। आगे चलते हैं। अब कितने टाइप्स की ब्लॉकचेन है, एक बात याद रखिएगा, ब्लॉकचेन बहुत सारी कंपनीज डेवलप करेंगी। ऐसा नहीं है जैसे आज बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, इथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, सोलोना की अपनी ब्लॉकचेन है, पॉलीगन की अपनी ब्लॉकचेन है, मीथर की M20 अपनी ब्लॉकचेन है। तो बहुत सारी कंपनीज अपनी अपनी ब्लॉकचेन डेवलप करेंगी। बट अगर हम ब्लॉकचेन को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, बड़े लेवल पे क्लासीफाई करें, तो दो तरह की ब्लॉकचेन होंगी। एक होगी परमिशन लेस ब्लॉकचेन, जिसको चेक करने के लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर मीथर की जो ब्लॉकचेन है M20, वो एक परमिशन लेस ब्लॉकचेन है। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है आप जाकर उस पर चेक कर सकते हैं, उसके पूरे के पूरे डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन परमिशन लेस ब्लॉकचेन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन परमिशन लेस ब्लॉकचेन है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन परमिशन लेस ब्लॉकचेन है। ये सारी की सारी ब्लॉकचेन को पब्लिक ब्लॉकचेन भी बोला जा सकता है। दूसरी तरफ ब्लॉकचेन आती है जो परमिशन ब्लॉकचेन है, जिनको यूज करने के लिए आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये कैसे होंगी? उदाहरण के तौर पे इस समय पर आरबीआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान के 15 बड़े बैंक अपनी ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहे हैं, अपनी ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहे हैं। अब वो जो ब्लॉकचेन है वो आप वहां पर जाकर सबका डेटा नहीं देख सकते होंगे, आप केवल उतना ही डेटा देख सकते होंगे जो कि आपसे रिलेट करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज एटीएम नेटवर्क है। आप एटीएम में जाके यूज करें, अपना एटीएम कार्ड डालेंगे तो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप एटीएम की स्क्रीन पर देख पाएंगे। बट क्या उसी एटीएम में जब मैं अपना कार्ड डालता हूं तो उसे मेरे से जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है? साजवन सर अगर डालेंगे तो साजवन सर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर क्या आप अपने कार्ड को यूज करते हुए साजवन सर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन ले सकते हो? द आंसर इज नो। वो इंफॉर्मेशन उसी बॉक्स के अंदर है, उसी सिस्टम में है, उसी सर्वर में है। वही एटीएम जो मेरे बारे में मुझे इंफॉर्मेशन बता रहा है, वही एटीएम साजवन सर को साजवन सर के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। बट मैं अपने कार्ड से उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता नहीं कर सकता। उनको वो परमिशन है उस कार्ड के जरिए, उस कार्ड के पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है। और वो बता रहा है, जब वो मशीन और वो मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन आपस में मैच हो रही है तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स बता रहा है कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है, आपके बैंक में कितना बैलेंस बचा हुआ है, आपको नया पिन को डेवलप करना है। ये सारी की सारी चीजें वो बता रहा है। बट किसको बता रहा है? जिसके पास उसकी परमिशन है। सेम वे परमिशन ब्लॉकचेन क्रिएट होंगी और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किया करेंगी और आप तक केवल उतनी ही चीजों को सर्च करने की परमिशन होगी जितनी की आपको अलाउ की गई है। अब जब हम इन दोनों को और आगे डिफरेंशिएट करें कि भाई परमिशन लेस और परमिशन के बाद हम इनको और आगे क्लासिफाई करें तो चार तरह की ब्लॉकचेन बन जाएंगी। फर्स्ट इज पब्लिक, सेकंड इज प्राइवेट, थर्ड इज कंसोर्टियम एंड फोर्थ इज हाइब्रिड। पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है? हमारी जितनी भी ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आज पब्लिकली ट्रेड हो रही है, बिटकॉइन, इथेरियम, उसके अलावा आपका मीथर, हमारा एम कॉइन, हमारा सोलोना, पॉलीगन, जितने भी हैं, इन सब की जो ब्लॉकचेन है वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। यानी कि आप सारा का सारा डेटा जाके चेक कर सकते हैं, किसने किसको ब्लॉकचेन में ट्रांसफर करी, कौन सी हैश कोड से किस पे एड्रेस गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। बट प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होगी? मान लीजिए रिलायंस अपना सारा डेटा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर देता है, अपना सारा डेटा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर देता है। उसकी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो उन सब का डेटा एक जगह पे, एम्प्लॉई का डेटा,
वो अपनी सैलरी का डेटा, एचआर का डेटा, अकाउंट्स का डेटा सारा का सारा ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर देता है ताकि उसको कोई हैक ना कर सके। तो क्या उसको चेक करने की परमिशन आपके पास होगी? द आंसर इज नो। वो ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती है, हमें पता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे से कोई लेना देना नहीं है, वो उस कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उन्होंने अपने लिए ब्लॉकचेन को डेवलप किया है और वो अपना डेटा उस पर स्टोर कर रहे हैं, वो किसी और को परमिशन नहीं देंगे। तो वो क्या होगी? एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होगी। फिर आती है कंस्टोरियम ब्लॉकचेन, जो कि एक ग्रुप मिलकर कंट्रोल करता है। जो एक ग्रुप मिलकर कंट्रोल करता है उसे बोला जाता है कंस्टोरियम ब्लॉकचेन। अब कंस्टोरियम ब्लॉकचेन क्या है? आप में से कई लोगों ने कभी ना कभी लोन के लिए अप्लाई करा होगा। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक्स आपका एक स्कोर चेक करते हैं जिसको बोलते हैं सिबिल स्कोर। अब वो कहां चेक करते हैं? सभी बैंक्स ने किस किस व्यक्ति ने कितना कितना लोन लिया हुआ है, ये आपके पैन कार्ड से कनेक्टेड है। आपका क्रेडिट कार्ड आपके पैन कार्ड से कनेक्टेड है। आज अगर आप जाकर सर्वर पे डालें अपना पैन कार्ड नंबर, तो आपके नाम पे कितने क्रेडिट कार्ड इशूड है, आपके नाम पे गाड़ी का लोन चल रहा है नहीं चल रहा, आपके नाम पे पर्सनल लोन चल रहा है नहीं चल रहा, आपके कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, ये सारी की सारी एक जगह पे उपलब्ध है। बैंकिंग सिस्टम्स के पास ये पावर है कि आपको लोन देने से पहले आपके ऊपर करंट कितनी लाइबिलिटीज है और आपकी कितनी एसेट्स है, वो इसको इवैल्यूएट कर सकती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ है तो उसका डेटा भी बैंक्स के पास अवेलेबल है। आपने एक्सचेंज के ऊपर कोई क्रिप्टो रखी हुई है और उस एक्सचेंज के ऊपर आप केवाईसी करते हैं अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से, ये क्यों हो रहा है? भविष्य में ये सारा डेटा भी अवेलेबल होगा। यानी कि बैंक ये बात चेक कर सकता है आपके ऊपर करंट कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है। अब ये डेटा भी तो कहीं ना कहीं रखा है और सारे के सारे बैंक इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा सबके साथ कॉमनली शेयर किया गया है। अब जब इस तरीके के डेटा को ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, 15 बैंक्स आपस में मिलकर अपने सारे डेटा को ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर देंगे। अब सारे के सारे बैंक उस डेटा को चेक कर सकते हैं। इस ब्लॉकचेन को बोला जाएगा कंस्टोरियम ब्लॉकचेन, बिकॉज ये एक ग्रुप की प्रॉपर्टी है। आज भी सिबिल स्कोर में यही होता है। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अगर आपने 10 साल पहले भी कोई लोन ले रखा होगा और वो आपने नहीं भरा है, और आप आज जाकर, आप तब पहले मान लीजिए महाराष्ट्र में रहते थे, अब आप दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, अब आप आज जाकर बैंक ऑफ इंडिया में लोन अप्लाई करते हैं तो वो चेक करके बता देगा जी फला फला साल में आपने एक लोन लिया था, वो चुकता नहीं हुआ है तो हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपका सिबिल स्कोर बिगड़ा हुआ है। आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइमली नहीं करी थी, उसमें लेट पेमेंट चार्जेस लगे हुए हैं तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। ये क्या है? ये कंस्टोरियम ब्लॉकचेन है जो कि ग्रुप मैनेज कर रहा है। अब 90% जो भी फाइनेंशियल सिस्टम्स होंगे उनकी ब्लॉकचेन हाइब्रिड कैटेगरी में आएंगी। उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आप देख सकते होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आप नहीं देख सकते होंगे। जैसे एटीएम का सर्वर है, आप अपने एटीएम कार्ड से अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, दूसरे के रिलेटेड नहीं देख सकते। तो हाइब्रिड क्या है? जो कि एक अथॉरिटी कंट्रोल कर रहा है और उसने कुछ लेवल ऑफ परमिशन दूसरे व्यक्ति को दे रखी है कि आप इतना डेटा जो है वो मेरे बिहाफ पे चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने फेसबुक का एक पेज बनाया और किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ लिमिटेड अथॉरिटी दे दी कि तुम मेरे बिहाफ पे पोस्ट कर सकते हो पर डिलीट नहीं कर सकते। आप एडमिन हैं, जैसे हम व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में एडमिन के पास मेंबर ऐड करने की भी पावर है, मेंबर डिलीट करने की भी पावर है, मगर और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो केवल पोस्ट कर सकता है, वो डिलीट नहीं कर सकता, वो मेंबर ऐड नहीं कर सकता, वो मेंबर को हटा नहीं सकता। और कई बार तो हमारा लॉग्ड जो होता है वो ग्रुप होता है कि जिसमें आप पोस्ट भी नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हो मैसेजेस को। ये सब चीजें क्या है? आपकी हाइब्रिड ब्लॉकचेन भी इसी तरीके से काम करने वाली है। ब्लॉकचेन केवल एक टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा स्टोर करने का तरीका डिसेंट्रलाइज्ड है। उसका आज के करंट सर्वर से और ब्लॉकचेन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तभी हमारी इंडस्ट्री को वेब 3 बोला जा रहा है, इंटरनेट का तीसरा वर्जन। ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, ये पुरानी इंडस्ट्री का एक अपग्रेड है।
जैसे गाड़ियों में अपग्रेड आता है वैसे टेक्नोलॉजी में अपग्रेड आता है। तो ब्लॉकचेन ने डेटा के स्टोर करने के तरीके को बदल दिया है। जो डेटा पहले एक पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर किया जाता था, आज वो मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर किया जा रहा है। दैट्स इट। इससे बड़ा कोई और अंतर नहीं आया है इस टेक्नोलॉजी में। बट ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी है क्योंकि ये करप्शन को रोक सकती है, ये फ्रॉड को रोक सकती है। आगे चलते हैं। हु आर माइनर्स। अब जब ब्लॉकचेन का जन्म हुआ, हालांकि ब्लॉकचेन की शुरुआत 1991 में हो गई थी, उसके ऊपर एक पेपर बना दिया गया था, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया गया था। बट पहली बार कमर्शियली इसको सक्सेस मिली बिटकॉइन के आने के बाद। बिटकॉइन के फाउंडर, बिटकॉइन के बनाने वाले संतोषी नाकामोटो जी ने उस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए ब्लॉकचेन को स्वरूप दिया। और जब अगर आप ब्लॉकचेन बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर उस पर्टिकुलर पेपर का भी मेंशन है। 1991 में जो स्टुअर्ट आर हार्बर ने लिखा था उसका मेंशन है। तो जब उन्होंने ब्लॉकचेन को जन्म दिया तो उनके मन में एक सवाल था कि एक ट्रांजैक्शन जब दूसरी जगह पर जाएगी, बैंकिंग सिस्टम में तो एम्प्लॉय बैठा हुआ है जिसको सैलरी मिल रही है, इसीलिए वो ट्रांजैक्शन को चेक करके अप्रूव कर रहा है कि इस खाते से इतना पैसा यहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस खाते में इतना पैसा जमा हुआ या नहीं हुआ। यहां पर भी तो ये ट्रांजैक्शन अप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। तो कौन व्यक्ति हमारे बिहाफ पर इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेगा और क्या रिवॉर्ड उसको मिलेगा? बिकॉज बिना रिवॉर्ड के तो कोई काम करने वाला नहीं है, तो उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा। तब वहां से शब्द हुआ माइनर का। माइनर शब्द का जो बैकग्राउंड है, अगर मैं आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बताऊं तो ये माइनिंग से लिया गया है। जैसे पहले कोल माइनिंग हुआ करती थी, गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, अलग अलग खनिज पदार्थों की माइनिंग होती है। ये माइनिंग का प्रोसेस वहीं से लिया गया है कि आपको बिटकॉइन भी माइन करना पड़ेगा और बिटकॉइन को माइन करने वाले व्यक्ति को बोला गया माइनर। अब माइनिंग होगी कैसे? जब एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करी कि उसने अपने अकाउंट से कॉइन को ट्रांसफर करा। लेट्स से इस ब्लू वाले व्यक्ति ने इस रेड वाले के अकाउंट में ट्रांसफर करा। अब जैसे ही वो ट्रांजैक्शन जनरेट होगी, वो ट्रांजैक्शन उन सभी माइनर्स के पास चली जाएगी जो उस समय पर एक्टिव है। अब उन माइनर्स में से जो व्यक्ति सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को चेक करके अप्रूव कर देगा, जो सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को चेक करके अप्रूव कर देगा, उस माइनर को एक अमाउंट ऑफ बिटकॉइन या एक अमाउंट ऑफ वो कॉइन एज अ गिफ्ट मिल जाएगा और इस प्रोसेस को बोला जाएगा माइनिंग। इस माइनिंग के जरिए एक नया कॉइन जन्म होगा। एक कॉइन तो एग्जिस्टिंग था जिसको सेंड किया गया और माइनिंग की वजह से एक नया कॉइन का जन्म हुआ। इस प्रोसेस को बोला गया माइनिंग। अब क्योंकि यहां पर आपको अपने काम का प्रूफ देना पड़ता था कि आपने काम किया है, आप काम करेंगे तभी आपको कॉइन मिलेगा, इसीलिए इस एल्गोरिदम को या इस माइनिंग प्रोसेस को बोला गया POW, प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको बिटकॉइन ने स्टार्ट किया था। तो अगर हम देखेंगे टोटल कौन कौन से टाइप के वेरियस प्रोसेसेस है माइनिंग के, तो सबसे पहले है POW, प्रूफ ऑफ वर्क, सेकंड इज प्रूफ ऑफ स्टेक एंड थर्ड इज प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। ये तीन माइनिंग प्रोसेसेस हैं जो मेजरली अभी तक यूज किए जाते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क जैसे कि मैंने बताया शुरुआत करी बिटकॉइन ने, बट इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? शुरुआत में नंबर ऑफ माइनर्स कम थे। तो मान लीजिए जैसे क्विज चलती है जिसमें बजर दबा के आपको आंसर देना पड़ता है। अब सामने क्वेश्चन फ्लैश हुआ, तीन ही माइनर है, तीन ही पार्टिसिपेंट है, किसने पहले बजर दबाया ये जानना बड़ा सिंपल है कि भाई ए ने पहले बताया तो चलो भाई ए ने आंसर दिया, सही आंसर है तो इसको पॉइंट मिल गया। पर अगर सोचिए क्वेश्चन फ्लैश हुआ और सामने 5000 पार्टिसिपेंट हैं, तो सबसे पहले किसने बजर दबाया इसको पता करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो उसके लिए बिटकॉइन की
ब्लॉकचेन के जो कोडिंग थी उसमें एक चीज रखी गई कि जैसे जैसे नंबर ऑफ माइनर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन अप्रूव करने का मौका देने के लिए जो सवाल पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। अब जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया तो सवालों का जवाब देने का जो टाइम लगना है वो टाइम भी बढ़ता जा रहा है। आज बड़े बड़े कंप्यूटर्स, पूरी पूरी बिल्डिंग जितने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं बिटकॉइन की माइनिंग प्रोसेस में, क्योंकि वो डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ गया है। यही वजह है क्योंकि उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। यही वजह है कि आज बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए पीछे जो सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स भी बहुत वक्त ले रहे हैं। दूसरा क्या रहा, पीओडब्ल्यू बिल्कुल भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। व्हाट्सएप में ऐसा कहा जाता है कि एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए इतना पानी लग जाता है कि जितना एक देश को एक साल के लिए चाहिए। इतना पानी, इतनी बिजली कंजम्पशन कर जाता है वो। इसीलिए आप देखेंगे कि बिटकॉइन की माइनिंग की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो उन जगह पे लोकेटेड है जो बहुत ठंडी जगह है, जहां पर बर्फ रहती है क्योंकि बहुत हीट जनरेट होती है। दूसरा, जहां पे बिजली का खर्चा कम है, जहां पे बिजली की कॉस्ट कम है क्योंकि बिजली का बहुत खर्चा लगता है। अब क्योंकि इस वजह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं रहा तो इसकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म होनी स्टार्ट हुई। इसका सॉल्यूशन लेकर आया इथेरियम, प्रूफ ऑफ स्टेक के तरीके से। अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, मैं अब आगे चलते हैं कि भाई द माइनर विद मैक्सिमम स्टेक, ये हमने प्रूफ ऑफ वर्क का, जहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या हुआ, माइनर विद द मैक्सिमम स्टेक गेट्स द प्रायोरिटी। माइनर्स को बोला गया कि आपको इथेरियम हमारे पास जमा करा के रखने पड़ेंगे एज सिक्योरिटी। जिसके सबसे ज्यादा इथेरियम एज सिक्योरिटी हमारे पास जमा होंगे, सबसे पहले उसको मौका दिया जाएगा उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए। सेकंड नंबर पे उसको दिया जाएगा जिसका उससे कम इथेरियम है, थर्ड नंबर पे उससे कम वाले को। यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका स्टेक सबसे ज्यादा है, इसका कम है, इसका उससे कम है, तो जिसका सबसे कम स्टेक होगा उसको सबसे बाद में मौका दिया जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक हमारे यहाँ पे देश में सर्विस चलती है जिसको बोलते हैं जस्ट डायल, या और बहुत सारी सर्विसेज हैं। जैसे आप गूगल ट्रेंड्स की बात करें, गूगल एड्स की बात करें, तो वो एड सबसे ऊपर किसकी दिखाता है, जिसने उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है। अगर एक कीवर्ड है, मैं उस कीवर्ड के 4 रुपए दे रहा हूं पर क्लिक और दूसरा व्यक्ति 5 रुपए दे रहा है पर क्लिक, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट को ऊपर रखा जाएगा क्योंकि उसका स्टेक ज्यादा है, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है। तो लोग यहाँ पे चीटिंग नहीं करें, इसीलिए इथेरियम ने बड़े बड़े अमाउंट ऑफ इथेरियम उनसे जमा करवा के रखने स्टार्ट करे। और क्योंकि जो प्रोसेस में नया इथेरियम जब बनना है उसकी कॉस्ट उनके जमा इथेरियम से बहुत कम होती है, इसीलिए इथेरियम को पता है कि कभी कोई बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी ने भी कुछ गलत ट्रांजैक्शन करी, किसी ने कुछ गलत अप्रूव किया, तो उसका ये सारा का सारा जो इथेरियम है ये जब्त हो जाएगा। यानी कि उसका जो नुकसान होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा है और उसका जो बेनिफिट होने की संभावना है उसके मुकाबले नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर उसने सिस्टम के साथ कोई भी छेड़खानी करी, उसका लॉस ज्यादा है। किसी भी जगह पे जब ऐसा होता है कि आपके लॉस होने की संभावना ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट, तो आप हमेशा ईमानदार रहना पसंद करते हैं। अगर मान लीजिए आज हम लोग रेड लाइट टाप जाते हैं, क्योंकि मैं पता है जी 100-500 रुपए का चालान होगा, देखा जाएगा, बट अगर सोचिए रेड लाइट टापने पे जेल होनी स्टार्ट हो जाए और उस पर कोई बेल ना हो, तो कोई रेड लाइट नहीं टापेगा। क्यों? क्योंकि स्टेक बहुत बढ़ जाएगा। तो यही प्रोसेस जो है इथेरियम ने अपनी माइनिंग के अंदर यूज किया, जिसको बोला गया प्रूफ ऑफ स्टेक।
नेक्स्ट आया प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर भी नंबर ऑफ माइनर्स बढ़ते गए। हर एक व्यक्ति अपना स्टेक लगाना चाहता था। अब एक रेस सी रहती थी, अच्छा इसके इथेरियम का स्टेक ज्यादा हो गया, मैं अपना बढ़ाता हूं, मैं अपना बढ़ाता हूं। साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टेकर्स फिर अगेन बढ़ते जा रहे थे। तो फिर वही चैलेंज आ रहा था कि भाई सबसे पहले किसको दिया जाए, और उसकी वजह से इथेरियम की ट्रांजैक्शन स्पीड भी स्लो होनी स्टार्ट हुई। उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो सॉल्यूशन है निकल कर आया प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के अंदर। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के अंदर कैसे, बाइनेंस ने सबसे पहले इसको शुरुआत करा कि 21 ही लोगों को मौका दिया गया, 21 ही लोगों को मौका दिया गया कि केवल आपके पास ही अधिकार रहेगा कि आप हमारी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर सकते हैं। इन 21 का एक थॉरो बैकग्राउंड चेक हुआ और उसके बाद उनको अप्रूव किया गया, उनको अथॉरिटी दी गई कि आप हमारा बाइनेंस पर होने वाली, हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाली ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर सकते हैं। इसको बोला गया प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। मीटर भी इसी को यूज करती थी। आगे चलते हैं। अब एक मेजर डिफरेंस क्या है, एक मेजर डिफरेंस जो आज बिटकॉइन और दुनिया की बाकी सभी ब्लॉकचेन में है, वो ये कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड नहीं हो सकते। यानी कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? बिकॉज संतोषी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन को लॉन्च किया था तो वो एक केवल और केवल एक फाइनेंशियल सिस्टम के तर्ज पर उसको लॉन्च किया गया था। उनका कोई मकसद नहीं था कि आने वाले समय में बिटकॉइन के ऊपर हॉस्पिटल्स का डेटा रखा जाए, बिटकॉइन के ऊपर वोटिंग का डेटा रखा जाए, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे फाइनेंशियल डेटा रखा जाए, बिटकॉइन के ऊपर और कोई डेटा रखा जाए। ऐसा कोई मकसद संतोषी नाकामोटो का नहीं था। उनका केवल एक मकसद था, एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम को शुरू करना। पर जब गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई कि ब्लॉकचेन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी है और इथेरियम ने उसको डेवलप करना स्टार्ट किया, तो इथेरियम ने जो एक डिफरेंस लेकर आया वो ये कि उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किए जा सकते हैं, यानी कि टोकन डेवलप किया जा सकता है। उससे पहले टोकन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, केवल कॉइन था, एक सिंगल बिटकॉइन। फिर इथेरियम ने अपना कॉइन बनाया और अपने ब्लॉकचेन को इस तरीके से बनाया कि उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो सकते हैं। और जिस लैंग्वेज के अंदर वो चीज की जा सकती है वो लैंग्वेज है सॉलिडिटी। और अभी भी केवल एक कामयाब जो लैंग्वेज है जिसके ऊपर ब्लॉकचेन डेवलप होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होते हैं, वो है सॉलिडिटी। इसी वजह से अगर आप बिटकॉइन अपना बाइनेंस को भी जाके ओपन करेंगे, उसकी ब्लॉकचेन भी लिखा हुआ है अ प्रोडक्ट ऑफ इथेरियम, अ प्रोडक्ट ऑफ इथेरियम। इवन हमारी ब्लॉकचेन भी जो है वो ईवीएम बेस्ड है, इथेरियम वर्चुअल मशीन। तो जितनी भी ब्लॉकचेन है वो कहीं ना कहीं बैकएंड पे इथेरियम के सॉफ्टवेयर को यूज करती हैं और उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने लेवल की फंक्शनैलिटीज को डेवलप करती हैं। इसीलिए बिटकॉइन को जब मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, कुछ लोग इथेरियम को फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। अब ये टीपीएस क्या है? टीपीएस है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। ब्लॉकचेन की यूजेबिलिटी का जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो है ट्रांजैक्शन पर सेकंड, कि एक सेकंड में ये कितने ट्रांजैक्शंस कर सकता है। इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है कि अगर आप कभी कभी क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप सही पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद भी आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो डिसअप्रूव हो जाती है, क्योंकि उनकी भी एक टीपीएस है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड करने की लिमिट है। आपकी जो ट्रांजैक्शन है उस लिमिट से बाहर आई तो आपकी ट्रांजैक्शन डिसअप्रूव हो गई। तो जिस ब्लॉकचेन की टीपीएस जितनी ज्यादा होगी, जिस ब्लॉकचेन की टीपीएस जितनी ज्यादा होगी, वो उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस अप्रूव कर पाएगी। जैसे आजकल हम लोग टोल पर जाते हैं तो फास्टैग लगे हुए हैं। वो फास्टैग क्यों लगाए गए?
कि भाई वो चलते में ही आपका स्क्रीन से आपकी उससे मैच करेगा और आपका गेट अपने आप खुल जाएगा, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल केस सिनेरियो के मुकाबले फास्टैग ज्यादा बेहतर टीपीएस के साथ अवेलेबल है। अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है, सैटेलाइट बेस्ड फास्टैग को यूज किया जाने वाला है। इंडिया के अंदर भी वो चीज यूज की जाने वाली है, कई फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो चीज ऑलरेडी यूज हो रही है। तो जितनी ज्यादा टीपीएस होगी उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स की जा सकती है। अब ये फायदा क्या है, मान लीजिए आज मैं बिटकॉइन ट्रांसफर करता हूं दूसरे व्यक्ति को, मान लीजिए आज किसी मर्चेंट ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने क्यूआर कोड से स्कैन किया बिटकॉइन, आपने उसको भेजा। अब बिटकॉइन की टीपीएस इतनी स्लो है कि आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ट्रांसफर होगा, कब ये जाएगा, तब मैं सामान लेके आऊंगा, क्योंकि वो टीपीएस ज्यादा है। बट टीपीएस कैसी चाहिए, फास्ट चाहिए। आज यूपीआई लोग ज्यादा यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यूपीआई की टीपीएस बड़ी फास्ट और ये सिंपल है, बड़ी आसानी से शिफ्ट होकर चला जाता है। आपने यहां से पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन किया, फोन पे का क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट वहां पे पहुंच गई, इमीडिएटली कंफर्म हो गई। तो अगर किसी भी ब्लॉकचेन को लॉन्ग रन पे सक्सेसफुल होना है तो उसकी टीपीएस बहुत अच्छी होनी चाहिए और विद रिक्वायरमेंट उस पर लगातार डेवलपमेंट होती चली जानी चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंटरनेट की स्पीड, पहले 2G हुआ करता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब हम 5G स्पीड के ऊपर है। 5G की स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू 4G, तो ज्यादा जल्दी आप जो बड़ी हैवी वेबसाइट्स उनको लोड कर पाते हैं, आपका जो बफरिंग है वो ज्यादा जल्दी से हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर होता है। तो हायर टीपीएस मींस बेटर सर्विसेज। तो जो भी ब्लॉकचेन बेटर सर्विस देगी, लोग उसी के ऊपर टोकन डेवलप करना पसंद करेंगे। अब ये पॉपुलर जो सिस्टम्स हैं उनकी टीपीएस है, अगर आप देखिए बिटकॉइन लगभग मैक्सिमम 7 है, एवरेज 4 पे रहता है। इथेरियम 28-30 मैक्सिमम, एवरेज 15-16 के आसपास रहती है। उसके अलावा ट्रोन लगभग 2000 तक जा सकता है। अगर हम वीजा की बात करें तो 24,000 टीपीएस है। बट अगर हम वहीं इसको कंपेयर करें मीटर की ब्लॉकचेन से, तो आज वीजा मीटर वर्सेस M20 वर्सेस वीजा की अगर हम बात करेंगे, M20 वर्सेस वीजा की अगर हम बात करेंगे, तो जो ब्लॉकचेन की स्पीड है एज कंपेयर टू वीजा वो बहुत ज्यादा है। यानी कि भविष्य के अंदर टोकन्स इसके ऊपर डेवलप होंगे, और टोकन डेवलप होना सबसे बड़ा यूज केस है किसी भी ब्लॉकचेन का। अब हम देखते हैं कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन है उनमें और हम में क्या एक कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंशिएशन है। तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो मैं आज आपको गूगल पे जाके सर्च करके भी दिखाना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन ने डेवलप जरूर करी, मगर उसका जो शुरुआत है वो 1991 में हो गया था। ये बात आप जब लोगों से बातचीत करते हैं कभी 1-to-1 के अंदर, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जो मैं शुरुआत में मुझे ये चीज बड़ा यूजफुल होती थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मेरे साथ बहस करना स्टार्ट करता था ना, तो मैं हमेशा उसे पूछ लेता था, मैं कहा जी आपको पता है ब्लॉकचेन बनाई किसने, सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? तो उनका आंसर होता था बिटकॉइन। तो मैं कहता था नहीं, बिटकॉइन नहीं बनाई, ये 1991 में हो गया था। तो उस पॉइंट पर मुझे उनके साथ बातचीत कर कर उनको ओपन करने में बड़ा हेल्प मिलती थी। तो मैंने इसको बहुत यूज किया, बहुत एग्रेसिवली यूज करा है व्हेन आई स्टार्टेड इन मीटर, और मैं बिल्कुल नया था इस इंडस्ट्री के अंदर। तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे आज दिखाना चाहता हूँ विच विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। पैसा दिया उनको 11,500, 11,500 उसका बोनस कितना हुआ किसी को भी नहीं दिया। ये देखिए मैंने डाला हु इन्वेंटेड ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट conceptualized by Stuart Harber and W. Scott in 1991, but it was Satoshi Nakamoto who implemented it as a core component of digital currency. अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ब्लॉकचेन नया कॉन्सेप्ट नहीं था, वो 1991 से कॉन्सेप्चुलाइज होके आ रहा था। संतोषी नाकामोतो ने उसे डिजिटल करेंसी के लिए यूज कर दिया। वहां पर पहली बार उसको डिजिटल करेंसी के लिए यूज केस में लाया गया।
जबकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1991 से, आप लगा लीजिए, जब 1991 से आज कितने साल हो चुके हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लगातार काम हो रहा था। वो ऑलरेडी कॉन्सेप्चुलाइज हो चुकी थी, अलग अलग जगह पे उसको यूज करने का प्रयास किया जा चुका था, मगर उसको जो है स्ट्रेट हार्बर ने सबसे पहले यूज किया। और बिटकॉइन के आने से पहले भी एक क्रिप्टो करेंसी हुआ करती थी जिसको बोला जाता था बिट गोल्ड। कितना पैसा बचा? बिट गोल्ड निक सेज़ेबो ने 1998 में ब्लॉकचेन किया था, प्रोसेस्ड बाय ब्लॉकचेन पॉइनियर निक सेज़ेबो। यानी कि इनके पास, अगर हम बोलते हैं ना बिटकॉइन इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, अगेन दिस आंसर इज रॉन्ग। ये पहली जो वर्चुअल डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी थी वो बिट गोल्ड थी, जिसको 1998 में कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया गया था। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं आज, रीजन इज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं, जिसके ऊपर हम घबराए फिर रहे हैं, या हमारे को लगता है कि पता नहीं इसका क्या भविष्य है, ये केवल बिटकॉइन से शुरू नहीं हुई है, उससे बहुत पीछे का है। और बहुत लोगों का मानना है कि निक सेज़ेबो ही संतोषी नाकामोतो हैं, ऐसा माना जा रहा है बहुत सारे रिसर्चेस के अंदर, और उसमें चीज पाया गया है। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ बिट गोल्ड? रॉय सेबेक और निक हार्बो, इन दोनों का ये था, वो इसके सीईओ थे, और निक सेज़ेबो जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको किया था। इसके ऊपर आप खुद भी जाकर चीजों को समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ और चीजों को देखने के लिए। आज जब हम बीएससी के एक्सप्लोरर पे जाते हैं, अब इस चीज को देखिएगा, जो चीज मैंने आपके सामने ओपन करी है, ये ब्लॉकचेन नहीं है, ये ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ब्लॉकचेन को देखा हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने कभी भी अपना बैंक अकाउंट नहीं देखा है। आपने जब भी देखा है, आपने अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देखी है, आपने एक उसका डिजिटल लेजर देखा है, आपने उसका ट्रांजैक्शंस का रिपोर्ट देखा है। बट अगर मैं बोलूं कि आपको 10,000 रुपए आपने बैंक में जमा कराए, वो कहाँ है, तो आप बोलेंगे मेरे खाते में जमा हो गए। वो खाता कहाँ है? वो खाता केवल एक डिजिटल नंबर है, जिसमें एक डिजिटल नंबर ऐड हो गया। वो पैसा तो बैंक के पास है, आपके कोई फिजिकल खाता नहीं है, कोई लॉकर नहीं है जहां पे जाके बैंक ने रख दिया। वो केवल एक डिजिटल खाता है। और आप कहां देखते हैं उसकी स्टेटमेंट? उसकी स्टेटमेंट आप देखते हैं जो आपको पहले पासबुक मिला करती थी, अब आप अपनी ऐप पर देख लेती हैं, या आप ई स्टेटमेंट ले लेते हैं। ठीक वैसे ही हम जब ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो ब्लॉकचेन एक कोडिंग है जो डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है। मगर हाँ, क्योंकि ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन भी है, शुरुआत पब्लिक ब्लॉकचेन से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई बिटकॉइन ने, उसके बाद इथेरियम आया, उसके बाद बाकी ने पीछे पीछे आए। तो आज हम ये जो ब्लॉकचेन देख पा रहे हैं, जो एक्सप्लोरर देख पा रहे हैं, ये एक तरीके का स्टेटमेंट है। मैं यहां पे जाकर केवल ब्लॉकचेन पे हुई ट्रांजैक्शंस देख पा रहा हूं। अब ये देखिए, 26 सेकंड पहले एक ब्लॉक बना, वैलिडेटेड बाय वैलिडेटर नेमलिक्स, 99 ट्रांजैक्शन हुई हैं 3 सेकंड्स के अंदर। अब आपको इसका डिटेल देखने, तो आप इस ब्लॉक में जाके ओपन करके देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई हैं। आपको अपने हैश कोड के अकॉर्डिंगली उसमें देख सकते हैं ब्लॉक रिवॉर्ड कितना मिला है। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, कितना बर्न फीस लगी है। और ये हेक्स है, देखिए ये ट्रांजैक्शन का पूरा डेटा है, जिसको हेक्स कोड बोला जाता है। इसके अंदर हर एक उस ट्रांजैक्शन का डेटा है जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक में रजिस्टर हुई है। तो आप जब एक्सप्लोरर को जाकर देखते, तो आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, ना कि ब्लॉकचेन को देख रहे हैं। ब्लॉकचेन को देखना है तो आपको गिटहब पे जाके जो सोर्स कोड रखे होते हैं, और हमारे बीच में यहाँ पे अमृतपाल जी हैं, मैं डेफिनेटली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार हमारी ब्लॉकचेन की डिटेलिंग की चीज सिखाई थी, बट मेरे को टेक्निकली मैं उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं हूं, तो मैं भूल जाता हूं। उन्होंने जाके प्रॉपर व्हाइट पीछे की चीजें
एक्सप्लेन करी थी एक बार मुझे 1-to-1 के अंदर, बहुत ही बेहतर इंफॉर्मेशन थी। मैं चाहूंगा कि वो भी 10 मिनट हमारे साथ उस चीजों को शेयर करें ताकि मुझे भी रिकॉल हो जाएगा। तो हम बेसिकली गिटहब पे जाके सोर्स कोड देखते हैं और मैं चाहूंगा कि वो आपको दिखा पाए। तो एक आम आदमी जब आके पूछता है ना कि आपकी ब्लॉकचेन क्या है, कैसे है, मैं कैसे मान लूं, कई लोग मुझसे आज भी ये सवाल पूछते हैं, खासकर जो नए लोग हैं। तो इस बात का जवाब क्या देंगे आप दिमाग से उतर गया कि सब। भाई ब्लॉकचेन क्या होती है, क्या आपको ये पता है? ये था 3000 से। क्या आपने कभी किसी की ब्लॉकचेन देखी है? द आंसर इज नो। ब्लॉकचेन की कोडिंग केवल वो व्यक्ति समझ सकते हैं जिसको कोडिंग आती है। सोर्स कोड पे जाके आप गिटहब पे कोडिंग पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको वैसे ब्लॉकचेन समझनी है तो भाई 2-3 तरीके हैं। एक सर्टिक, सर्टिक वो कंपनी है जिसने हमारी ब्लॉकचेन को सर्टिफाई किया है और बताया है कि आपकी ब्लॉकचेन है। और दूसरी तरीके से चलिए हम बाकी ब्लॉकचेन जिनके हमारे में पता, जिनके बारे में हमें पता है कि ये ब्लॉकचेन है, उनको स्टडी कर लेते हैं। तो अब बीएनबी की ब्लॉकचेन पे फीस किस में लग रही है? बीएनबी के अंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन का यही पैरामीटर है कि ब्लॉकचेन पे होने वाले ट्रांजेक्शन की जो फीस कटेगी वो आपके खुद के क्वाइन में कटेगी। बीएनबी में भी यही चीज हो रही है। उसके बाद अगर मैं ईथर स्कैन पर जाता हूं .io पर, तो उसके अंदर भी यही चीज हो रही है। 5 सेकंड पहले ट्रांजेक्शन बनी, टाइटन बिल्डन करके फीस रिसिप्टेंट है जिसने इस ब्लॉकचेन को अप्रूव किया होगा। हमने इस ब्लॉक को ओपन करते हैं, 26 सेकंड पहले ये बना। कुल 95 ट्रांजेक्शन, 28 कॉन्ट्रैक्ट इंटरनल ट्रांजेक्शन इस ब्लॉक के अंदर हुई, 16 विड्रॉवल्स हुई इस ब्लॉक के अंदर। गैस लिमिट कितनी लगी जी? इतनी सारी गैस इस पे लगी। कितने इथेरियम की गैस लगी? बर्न फीस क्या आई? ये एक्स्ट्रा डेटा ये सबके ऊपर है। हैश कोड ये आया हुआ, पेरेंट हैश, स्टेट रूट, ये सब अलग अलग चीजें हैं जो आपको उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप केवल यहां से इसको पकड़ सकते हैं। अब देखिए टोटल डिफिकल्टी लेवल देख रहे हैं आप, कितना बड़ा डिफिकल्टी लेवल हो चुका है। साइज 80,624 बाइट्स का वो क्वेश्चन का साइज हो चुका है, डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन का। इसी वजह से आज इथेरियम की स्पीड जो है वो कम होती चली जा रही है। मतलब जो भी जाता है उसके मुकाबले अगर आप पीएससी का देखेंगे तो 30,000, 80,000, एक लगभग 1/3 का डिफरेंस है इन डिफिकल्टी साइज, इन द साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन भी जो चीजें हैं। तो यही वजह है कि भाई जो डिफिकल्टी लेवल की वजह से जो है वो स्पीड में फर्क पड़ता जाएगा। तो आने वाले टाइम पे बीएससी की ब्लॉकचेन भी स्लो होएगी अगर उन्होंने उसको रेगुलरली अपडेट नहीं किया। अब हम चले आते हैं हमारे एम कॉइन पे। ये मामला कहाँ पे आ जाता है? काम करके उसको ठीक से नहीं, और वो चीज उसका दिमाग से उतर गया, ये हमारे पूरे के पूरे डिटेल्स आपके पास आ जाते हैं। ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि अब सब कुछ उसके हाथ में थमा दिया। तो भाई जो हिसाब जब हम अपनी ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी ब्लॉकचेन की जो M20 चेन का ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है, अबाउट इकोसिस्टम, कि हम किस तरीके से इकोसिस्टम को डेवलप करने वाले हैं। M20 एम्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट इज बोथ होमोजीनियस एंड यूजर फ्रेंडली। ये सारे के सारे डिटेल्स आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। M20 के जो बेसिक पैरामीटर्स है जो आप देखेंगे, M20 ईवीएम इक्विवेलेंट नेटवर्क के ऊपर ये बना हुआ है। क्रिप्टो ट्रेडिंग बोर्ड्स इसके ऊपर लग सकते हैं। ट्रेड बिट हमारे साथ है। एनएफटी मार्केट प्लेस इसके ऊपर हम ऑलरेडी अनेबल कर चुके हैं। M20 टोकन एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल इसके ऊपर आ चुका है। हमारा प्रोबोट कहीं ना कहीं बाद में जाके इसी से लिंक होगा। ये सारी की सारी चीजें आप क्या बता सकते हैं कि आज हमारी ब्लॉकचेन जो है वो फुली फंक्शनल है, जिसके ऊपर जो जो चीजें भी पॉसिबल है वो सारी की सारी चीजें हम आने वाले टाइम में डिप्लॉय कर पाएंगे। यानी कि हमारे इकोसिस्टम का, जो हमारी ब्लॉकचेन का पूरा इकोसिस्टम अपना डेवलप होगा। उसके व्हाइट पेपर को आपको, अगर आपको स्टडी करना है तो ये पूरा का पूरा व्हाइट पेपर आपको मैं डाउनलोड करके स्टडी थोड़ा बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ कि पूरे डिटेल में आपको दे रखा है कि भाई किस तरीके से हमारी ब्लॉकचेन काम करेगी, क्या ऑपरेशनल होगा, क्या सारी चीजें होंगी।
वो सारे के सारे बहुत डिटेल में हमारे को दे रखा है, और आपके पास अगर वक्त हो तो डेफिनेटली एक बार आपको उसको पढ़ना चाहिए। M20 इकोसिस्टम, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, एडवांटेजेस क्या है M20 की, हमारे इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आ रही हैं, व्हाट्स M20 चेन, M20 चेन द नेक्स्ट लेवल, Web3 लेयर क्या है, कितनी लेयरिंग पे बनी हुई है, क्या डिस्क्लेमर है, ये सारी की सारी चीजें, कोर वैल्यूज, डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, एडवांटेजेस क्या है, M20 रील्स ऑन सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, डीपली लर्न अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, ये सारी की सारा बहुत डिटेल में हमारी ब्लॉकचेन के बारे में पूरा बता रखा है। बिल्डिंग E20 इकोसिस्टम, जो कि ऊपर हाईलाइट्स में बता रखा था, उसी को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। M20 चेन किस तरीके से काम कर रही है, स्केलेबल फ्रॉम मल्टीपल इकोसिस्टम, द बेस्ट ऑफ ब्लॉकचेन एंड 10x चीपर है, बिग फीचर्स, स्मॉल फीस, मल्टी चेन पावर्ड बाय EVM एंड IBC, मल्टी चेन पावर्ड है, यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट चेन्स भी इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। Web3 का एक्सेस लेयर एंड एयरपोर्ट नोट अ प्लेन, मतलब बहुत बड़ी बात है कि हम प्लेन नहीं है, पूरा का पूरा एयरपोर्ट है, जहां पे मल्टीपल सर्विसेज जो है हम यहाँ पर दे पाएंगे। ये पूरे का पूरा, we encourage ourselves and the other partners to start M20 chain, but to go everywhere. We see with the M20 chain as a gateway for users into the crypto economy. It is easy to use, default on chain experience with access to products. ओपन सोर्स है, यानी कि आप इसको कोई भी व्यक्ति यूज करके अपने टोकन को डेवलप कर सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड है, अब कोई व्यक्ति कहता है मैं कैसे मान लूं भाई डिसेंट्रलाइज, हमारे व्हाइट पेपर में है भाई, श्वेत पत्र लिखा हुआ है, फॉर एवरीवन है। तो ये बहुत डिटेल्ड में हमारे पूरी की पूरी ब्लॉकचेन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नियर टू जीरो, मतलब जो हमारा, जो मैं कहता ना कि भाई बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है बिटकॉइन और उसके POS के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, नियर टू जीरो। M20 chain will be more environment friendly blockchain than a traditional one like Bitcoin, since it is built on the Ethereum POS infrastructure. This means that there will be no additional necessary workload, that we simply aim to scale and optimize the use of Ethereum blocks. अब ये अलग अलग देखिए, स्पीड बता रखी है, एनुअलाइज एनर्जी कंजम्पशन बता रखी है, गोल्ड माइनिंग के लिए कितनी यूज होती है, बिटकॉइन के लिए कितनी यूज होती है, यूट्यूब कितना यूज करता है, M20 कितना यूज कर रहा है सर, 0x। अब ये देखिए कितनी बड़ी बातचीत यहाँ पे हमारे व्हाइट पेपर में दी गई है, जिसको शायद हमने कभी खोलकर भी चेक नहीं किया, और ये हमारे लिए अवेलेबल है पूरी की पूरी। मीटर एकेडमी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लोगों को इस बारे में सिखा रहे हैं, क्या हमारा है प्रोबो ट्रेडिंग बोर्ड, हमारा कैसे काम करेगा, ये सारा का सारा ट्रेड बिट, हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, ये पूरा का पूरा हमारे NFT मार्केट प्लेस के बारे में, हमारे NFT डेस्क मार्केट, देखिए NFT डेस्क मार्केट प्लेस के बारे में। To this end, M20 also provides NFT marketplace which allows user to buy, sell and trade NFTs, यानी कि ये हमारे आगे के फंक्शनैलिटी के अंदर है कि हम अपनी NFT मार्केट प्लेस भी लेकर आने वाले हैं। ये पूरा का पूरा हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर है, और ये सारा किस पे होगा, M-Coin पर। हमारा गवर्निंग यूजेबिलिटी टोकन क्या है, हमारा कॉइन M-Coin। पेइंग गैस फीस लगेगी, ट्रेडिंग होगा, ये सारी की सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। हमारे टोकनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा M-Coin किस तरीके से ब्लॉकचेन में यूज होने वाला है। उसके बाद हमारा गवर्नेंस मॉडल क्या रहेगा, डाउ स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, ये पूरा का पूरा डिटेल किया हुआ है। हाउ M20 डाउ वर्क्स, तो कभी अगर होगा तो बहुत डिटेल्ड में अगर हमारा समझने का मन होगा तो हम इनके ऊपर जाएंगे, बट खुद के लिए पर्सनल नॉलेज के लिए एटलीस्ट इतना बड़ा व्हाइट पेपर कंपनी ने बनाकर दे रखा है, आगे का रोड मैप दिया हुआ है Q1, Q3, Q4 का। आप एटलीस्ट इसको अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार जरूर देखें। अब हम आ जाते हैं सर्टिक के ऊपर, सर्टिक जिससे हमारी ब्लॉकचेन जो है वो, और हाँ अगर आपको इससे है तो ये लिंक ट्री, अगर आपको इससे जुड़े हुए सारे के सारे लिंक्स यूज करने हैं तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके एक लिंक पर linktree/M20 चेन के ऊपर अवेलेबल है। यहां से आपको आपका व्हाइट पेपर भी आप डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकते हैं। सर्टिक का ऑडिट जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आपको अपना M20 एक्सप्लोरर ओपन करना है तो वो भी आपको यहां से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको सर्टिक की ऑडिट रिपोर्ट पूरी पढ़नी है कि डिटेल में कि क्या थी, क्या है, क्या बताया सर्टिक ने, क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी डिटेल में कंपनी ने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको और मेरे को दे रखी हैं।
हमारे सामने कभी कोई टेक्निकल व्यक्ति आके बैठ जाते तो हमारे पास उसके आंसर्स नहीं होते। बट अगर आपने इसके प्रिंट आउट्स निकालकर अपने पास रखे हुए माय डियर फ्रेंड, तो कोई भी टेक्निकल व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आप बस वो चीज उसके सामने रख दीजिए, वो अपने आप पढ़ सकता है। अगर टेक्निकल आदमी तो पढ़ सकता है ना, वो पढ़कर आपको समझ जाएगा कि आपकी जो कंपनी है वो किस लेवल के ऊपर चीजों को काम कर रही है। यहाँ पे हमारा खुद का अपना एक्सप्लोरर आ गया। तो अगर मैं अपनी ब्लॉकचेन में जाकर देखूं, अपने ब्लॉक में जाके देखूं, तो यहाँ पर हमारी फीस वगैरह किस में लग रही है। मेरे यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा चैलेंज चल रहा है बिकॉज इन्वर्टर के ऊपर चीजें चल रही हैं। अब देखिए गैस फीस कितनी कम है, 0 कॉइन, सिर्फ 709 बाइट्स का भी हमारा साइज हुआ है। यानी कि जो हमारी गैस फीस यूज 0%, डिफिकल्टी लेवल 0। इससे पता लगता है कि भाई हमारी जो ब्लॉकचेन की जो क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग बाकी जो ब्लॉकचेन है, आज हम उनसे बहुत आगे बैठे हुए हैं और आने वाले टाइम पे बहुत सारे टोकन हमारी ब्लॉकचेन पे डेवलप होंगे जो कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़े रेवेन्यू मॉडल का पार्ट बनेगा। अब हम सर्टिक के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सर्टिक क्या है, जिसने हमारी ब्लॉकचेन को सर्टिफाई किया है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं सिक्योरिंग द वेब3 वर्ल्ड। तो 364 बिलियन डॉलर, 364 बिलियन डॉलर की टोटल मार्केट कैप को एसेस कर चुका है। 15,550 प्रोजेक्ट्स को वो वेरीफाई कर चुका है। 4,709 क्लाइंट्स को वो वेरीफाई कर चुका है। यहां पे ऊपर आप जाकर देखेंगे तो ट्रेंडिंग सर्च में सलेटना, ट्रांसपोर्ट, बीएनबी चेन, पॉलीगन, इन सबको चेक करके वेरीफाई करने वाला वो है। क्वालिफिकेशन, ये सारा का सारा एक्सप्लोरर्स का सर्ट के स्काई नेट, अगर हम इन सारे चीजों को जाके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई सर्टिक कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो आज ब्लॉकचेन को कर रहा है, वेब3 के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई कर रहा है, जिससे आज आपकी मीटर की जो ब्लॉकचेन है वो वेरीफाइड है, सर्टिफाइड है। अब जब सर्टिक ने बता दिया कि आपकी खुद की ब्लॉकचेन है, तो मेरे को लगता नहीं कि भाई हमें खुद उस पर शक करना चाहिए। मैं एक व्यक्ति के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन में था और मैंने उन्हें एक बड़ी अच्छी बात बोली जो उन्हें बड़ी पसंद आई कि हम ब्लॉकचेन को डेवलप करने के बिजनेस में नहीं है, हम ब्लॉकचेन को प्रमोट करने के बिजनेस में है। हम प्रूविंग के बिजनेस में नहीं है, हम प्रमोटिंग के बिजनेस में है। हमें ये प्रूव नहीं करना है कि भाई मेरी ब्लॉकचेन है, ये सर्टिक मेरे लिए कर चुका है। आज कोई बोले भाई तुम डॉक्टर कैसे हो, भाई देखो ये पीछे डिग्री लगी हुई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है मैं डॉक्टर हूं। अब तुम्हें इस पे भी शक है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तू चेक कर ले मैं कैसे हूं। बट भाई मुझे सर्टिक ऑडिट दे के बैठा है कि मैं ब्लॉकचेन हूं, तो मुझे किसी और को प्रूव करने की अब जरूरत नहीं है। यही सारी बातचीत मैं आपके साथ करना चाहता था और मैं अगले कुछ मिनटों के लिए अपने को होस्ट अमृतपाल जी को भी, जो हमारे टेक्निकल गाय हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। हालांकि मुझे याद थोड़ा थोड़ा रह पाता है बिकॉज टेक्निकली मेरा ब्रेन काम थोड़ा सा चीजों को लेकर उतनी स्पीड पर नहीं करता जितना मैं सेल्स को लेकर कर पाता हूं। तो अमृतपाल जी मैं चाहूंगा कि कुछ वैल्यू एडिशन आप भी डेफिनेटली सेशन में करें सर। उसके बाद हम आपके ही सानिध्य में आपके साथ जो है उनके आज के टॉपिक से रिलेटेड हुए जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी हम डेफिनेटली लेंगे। तो अमृतपाल भाई अगर आप यहाँ पे हैं तो मैं आपको तहे दिल से पूरे सम्मान के साथ मैं चाहूंगा एक बार हम सभी भी हैंड रेस करें। अगर अमृतपाल भाई हमारे पास अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली हम उनका साथ देखना चाहेंगे। आई थिंक मुझे लगता है किसी मीटिंग में ना बैठे हुए हों। लेट मी चेक एक बारी। लगता है अमृतपाल सर भाई हमारे ऑलरेडी किसी मीटिंग में नहीं बैठे सर, हुए सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। ओके आप हैं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वी आर ब्लेस्ड कि आप मैं आज यहीं के पे सर, सेशन में। क्या अमृत सर? मैं हूं तो यहीं पे सर। एक्चुअली ना मैं थोड़ा वॉशरूम के लिए चला गया था, तो उसके लिए ओके 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 ओके, हाँ वो भी मैं जरूरी है क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं सर। सुन पाया जी मैं। जी। तो नहीं, मैं बस ये चाहूंगा कि सर आप अगर हमारी ब्लॉकचेन के एक बार आपने मुझे अंदर टेक्निकल डिटेल बताए थे कितनी लेयरिंग में बनी हुई है, कैसे बना हुआ है, तो वो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे शेयर कर पाए, और गिट हब में कैसे जाके सोर्स कोडिंग को पढ़ा जाता है, कैसे कोई बहुत बड़ा टेक्निकल व्यक्ति अगर हमारे सामने आए तो हम कैसे उसे गिट हब की सोर्सिंग वगैरह दिखा सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि अगर आप हमारी टीम को बता पाए। क्योंकि मैंने जनरल ब्लॉकचेन के बारे में, सर्टिक के ऑडिट के बारे में सारी बातें हमने ब्लॉकचेन में कर दी हैं, बट अगर जैसे आप एक टेक्निकली
फ्रेंड ऑफ माइंड से हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें आप डेफिनेटली हमारी इस बारे में बातचीत में ऐड करें। जी सत श्री अकाल सर, एक सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है अनुराग गेरा जी का बहुत अमेजिंग रहा, तो उसके चीज़ों को मैंने भी समझा और जाना, और मैं भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा हूँ अभी। तो रिसेंटली अभी जो करंटली मार्केट में चल रही हैं, जैसे हम बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन में हम एक चीज देखते हैं कि मोस्टली लोग जो यूज करते हैं वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को जो यूज कर पा रहे हैं वो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज कर पा रहे हैं। बट आज की डेट में अगर हम बात करें कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का यूज केस आगे किसी कॉइन ने किया, तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जैसे एक कॉइन है ORDI करके, तो उसने BRC-20 का यूज केस क्रिएट किया। जबकि है क्या, तो भाई अपना बिटकॉइन का तो फाउंडर का भी नहीं पता कि फाउंडर कहाँ है। हम बोलते हैं कि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अथेरियम का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। हम अथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके उस पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं। तो वैसे ही आज के समय में हम देख रहे हैं कि ORDI करके एक कॉइन अराउंड $30 का चल रहा है। एक कॉइन है 1000 सेट्स करके, लीवरफाई करके है। मतलब और बहुत सारे अमेजिंग कॉइन्स हैं, जैसे एक पप्स करके अपना कॉइन है, एक TRAC करके है एक। तो आप देख पा रहे हैं कि वो इतने अच्छे लेवल पे वो मार्केट में भी रन हो रहे हैं, और उस पे बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं जो आज की डेट में मतलब अपने प्रूव करने में कम नहीं है कि हमने ब्लॉकचेन का यूज केस क्रिएट किया। तो यूज केस क्या होता है कि उसकी ब्लॉकचेन को ओपन सोर्स जो कोड होता है उसको यूज करके उसका आगे फर्दर यूज केस क्रिएट किया गया। अगर हम 1000 सेट्स की बात करते हैं, ORDI की बात करते हैं, ये भी तो इन्होंने अपना प्रोटोकॉल डिजाइन किया। जैसे हम अथेरियम के EVM को यूज करते हैं, तो एथेरियम की EVM को यूज करके एथेरियम वर्चुअल मशीन के यूज करने के बाद हमारा जैसे लेयर 2 लेवल का ब्लॉकचेन को डिजाइन किया। अगर हम लेयर लेवल 2 का ब्लॉकचेन डिजाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि बहुत सारे क्वाइंस ये करते हैं कि उसका यूज केस क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक इकोसिस्टम हम जिसको कॉल करते हैं। जैसे आज हमारी ब्लॉकचेन का जो इकोसिस्टम है वो इतना अच्छा बन चुका कि अराउंड हम 11 सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, और उनमें हम कहीं पे भी एम कॉइन को यूज करते हैं। तो ये है यूजेबिलिटी। अगर हम ऐसे यूज करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा TPS बहुत अच्छा है। आज की डेट में अगर आप 1000 प्लस ट्रांजेक्शन एक सेकंड में करते हो, तो मीथर की ब्लॉकचेन पे वो पॉसिबल है कि वो विद इन सेकेंड्स वो आपकी ट्रांजेक्शन हो पाती हैं। तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि लेयर लेवल 2 से हम लेयर लेवल 1 को जा रहे हैं, लेयर लेवल 1 से लेयर लेवल 0 को जाएंगे, और आगे फर्दर इस पे रिसर्चेज चल रही हैं, ओपन सोर्सेज कोड पड़े हैं, बहुत सारी कंपनी हैं जो इस पे रिसर्च कर रही हैं। और रिसर्च करने के बाद हम देख रहे हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आज इतने बड़े लेवल पे चले गए हैं कि आज जैसे हम बात कर लेते हैं सोलाना के सिस्टम की बात कर लेते हैं। आज के समय में जैसे हम मोबाइल फोन को यूज करते हैं, मोबाइल फोन में आने वाले सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर आप देखोगे कि मोबाइल की इंडस्ट्री में इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट हो चुका होगा कि हम सभी लोग जो भी मोबाइल मोबाइल को यूज करेंगे उसमें वॉलेट्स यूज करेंगे, तो हम ब्लॉकचेन का यूज करेंगे। जैसे हम गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होंगी। हमारे पास एम कॉइन का वॉलेट होगा, हमारे पास मेटा मास्क होगा, हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट होगा, हमारे पास मतलब और बहुत सारे वॉलेट्स होंगे। तो हम उन चीजों को यूज कर पाएंगे। आज के समय में हमने सिर्फ अभी तक ब्लॉकचेन को रीड आउट भी नहीं किया प्रॉपरली, तो आज हमारे पास सॉफ्ट ये तो हो गए सॉफ्ट वॉलेट हो गए, हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर भी आ चुके हैं प्रैक्टिकली के लिए। वो हमारे हाथ में पकड़ लेते हैं, जैसे टेजर हो गया, लेजर हो गया, मतलब बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। हम उसमें अपने बिटकॉइन को, थेरियम को, एम कॉइन को, राइजर कॉइन को, बहुत सारे एथेरियम्स को, मतलब BNB को, बहुत सारे मतलब ऐसे एसेट्स को हम उसमें संभाल के रख सकते हैं, ताजो हम फ्यूचर में। हाँ, आज की डेट में होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। हमने इस चीज को समझना कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है, हमने करना क्या है, अपने स्टेकिंग से विड्रॉल कीजिए, एक्सचेंज पे ले जाइए, स्टेकिंग से विड्रॉल कीजिए, आप अपने मेटामास्क में ले जाइए, वहां पे आपके पास आपको प्राइवेट की मिल जाएगी। अगर आपकी प्राइवेट की आपके खुद के पास है तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड। अगर हम अपने मिथर वर्ल्ड से निकाल के
सीधा जाके एक्सचेंज पे लेके जाते हैं तो वहां पे सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होता है। जैसे अभी रिसेंटली हमारी कंपनी भी विद इन फ्यू डेज या फिर विद इन फ्यू वीक्स मंथ में कोई समथिंग लॉन्च करने वाली है, डेक्स हमारा लॉन्च करने वाली है। तो आपके पास जैसे हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे हम काम करते हैं, पैनकेक स्वैप हो गया, यूनिस्वैप हो गया, केक बेक हो गया, तो हम वहां पे जाके अपने कॉइन को स्वैप करते हैं। जैसे स्वैप होता कैसे है, जैसे मेरे पास लाइक अथेरियम है, मैं अथेरियम से बीएनबी को बनाना चाहता हूँ। जहाँ मेरे पास एम कॉइन है, एम कॉइन से मैं राइजर बनाना चाहता हूँ। जहाँ मेरे पास एम कॉइन है, मैं एम कॉइन से अथेरियम बनाना चाहता हूँ। तो आपके पास डायरेक्टली मतलब इतनी बड़ी ऑप्शंस होंगी कि आप वो सारी चीजें हमारे ब्लॉकचेन के साथ वो सब कर पाएंगे। बात क्या है कि आज की डेट में जो हमने कम्युनिटी को जोड़ा था हमने अपने प्रोजेक्ट के साथ, वो कम्युनिटी को हम इतने उस लेवल पे अवेयर नहीं कर पाए जिस लेवल पे होना चाहिए था। क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे रीजन रहता है कि जो हमारे लीडर लोग हैं, लीडर लोग खुद ही जूम कॉल पे नहीं होते हैं। आज अभी मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे पहले 600-700 के करीब बंदे बने हुए थे। अभी मतलब उनको लगा कि मेरे को जाना चाहिए तो छोड़ के चले गए। 475 लोग अभी तक बने हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, चीजों को समझेंगे, क्यों देखो मेरे को 3.5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए। आज मैं अभी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के अभी तक जूम कॉल को सुनता हूँ। क्यों सुनता हूं, क्योंकि मेरे को अपग्रेड होने की जरूरत है। अगर हम अपग्रेड नहीं रहेंगे तो पीछे क्या हुआ था और आने वाला क्या है हमारे को नहीं समझ में आएगा। अगर हमारा बीच में से मिस हो जाता ना तो हम नहीं उस चीज को कर पाते हैं। ये सेम वे ऑफ मेथड वही मेथड है कि हम लोग एवरी डे जिस काम को रेगुलर करते हैं उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं, और जिस काम को हम एवरी डे नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, उसमें हम परफेक्शन नहीं कर पाते। आज इस इंडस्ट्री में मैं आपको एक चीज और अवेयर करना चाहता हूँ। आज इस इंडस्ट्री में अगर हम बात करें कि क्रिप्टो के ट्रेनर्स की, जहाँ क्रिप्टो के मेंटोर्स की, तो हम गिनती में पूरे इंडिया में अराउंड 500 से ज्यादा बंदा निकल के नहीं आ रहा सामने। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये इंडस्ट्री नई है और इस इंडस्ट्री को समझने के लिए ये नहीं है कि आज इसकी क्लास लगा ली और कल इसकी क्लास की नहीं जरूरत है। ये एवरीडे अपग्रेड होने का सिस्टम है। अगर हम अपग्रेड रहते हैं तो इस ये वाली इंडस्ट्री से हम निकल के बिलीनियर भी बन सकते हैं। मिलीनियर तो 100% क्लियर ही क्लियर है। अगर किसी ने भी एम कॉइन को 2030 तक 10,000 एम कॉइन भी अगर किसी ने 2030 तक होल्ड करके रख लिया, वो मिलीनियर की लिस्ट में 100% होगा। किसी ने राइजर को 50,000 राइजर या 1 लाख राइजर को रख लिया तो वो भी 100% मिलीनियर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस इंडस्ट्री का जो यूज केस है आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एक्सचेंजेस पे ले जाके हम सेल आउट पे लगे हुए हैं। एक्सचेंजेस पे जाके हम उसको यूएसडीटी बनाने लगे हुए हैं, उसको सेल करके एथेरियम बाय करने लगे हुए, कुछ करने लगा, कुछ करने लगा हुआ है। बट आज की डेट में हम ये चीज देखेंगे कि हम देखेंगे कि जैसे एप्पल ने अभी रिसेंटली आईफोन को लॉन्च करना है 20 तारीख को, 20 सितंबर को। तो उनमें बहुत सारी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि आपने अगर आईफोन को बाय करना है तो आप इस क्रिप्टो के साथ बाय कर सकते हो, और उस पे ऑफर भी रखे हुए हैं। अगर मार्केट से उसी चीज को बाय करते हो तो वो वही चीज आपको 1.5 लाख रुपए की पड़ती है। अगर आप क्रिप्टो के साथ बाय करते हो वही चीज आपको 1,40,000 रुपए की पड़ रही है। और आने वाले समय में आपके पास एम कॉइन, राइजर कॉइन होना 100% जरूरी होगा, और तब तक आप बेच चुके होंगे। और जितने अभी तक कॉल पे बने हुए हैं मैं उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम कॉइन की होल्डिंग कीजिए। एक्सचेंज से जितना हो सकता है उसको बाय करके रखिए, क्योंकि अभी कंपनी की अनाउंसमेंट्स थी कि 5 एक्सचेंजेस पे हमने कॉइन को लॉन्च करना है। और जैसे ही लॉन्च होता है तो आप देखोगे कि अब हमारे प्राइस में स्टेबिलिटी जो है आज की डेट में बन चुकी है। अगर किसी भी तरह का माहौल बनता है, जैसे मार्केट पंप एंड डंप की तरफ जाती है, बोलते हैं हम इसमें, हम मैं बोलता हूँ इस चीज को प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन। इसमें बहुत लोग बोलते हैं इसको पंप डंप। पंप डंपिंग होती है वो कहाँ पे होती है? जहाँ पे पॉन्जी स्कीम्स चलती हैं। जहाँ पे ऐसी कोई भी पॉन्जी स्कीम नहीं है कि आज की डेट में जो क्रिप्टो जिस तरीके से रन होनी चाहिए उसी तरीके से चल रही है। मैंने पिछले कुछ ही दिनों में देखा कि यहाँ पे हमारे पंजाब की टीम से भी बहुत सारे लीडर्स लगे हुए थे, पूरे इंडिया से लगे हुए हैं, नो डाउट बहुत अच्छे अपने लेवल पे कर रहे हैं। जिन चीजों को मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, खुद जिस चीज पे काम करता हूँ, जिस चीज पे मैं काम करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो चीज बाइनांस के ऊपर हमारा पिक्स का जो सिस्टम था वो भी लगे हुए हैं बहुत सारे लीडर्स बाय करने अपने लेवल पे। अगर हम सभी लोग आज अप्रिशिएट लें कि हम मतलब आज इनिशिएट लें कि हमने इस चीज को करना है, इनिशिएट लेके आज हमने करना है कि आज मैंने 20 से 20 कम से कम 20 लोगों की मैंने पिक्स बाय करवानी है।
तो आप देखोगे कि जल्दी से जल्दी आपका कॉइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा। तो जैसे हमारे गेरा सर बता रहे थे कि गिटहब पे हमने उस चीजों को कैसे चेक करना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन में खुद लूंगा अपने तरफ से। तो मैं उसमें बहुत सारी चीजें आपको, जैसे बीआरसी की बात कर रहा था, थेरियम की बात कर रहा था, और कॉस्मोस की ब्लॉकचेन की है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने अभी तक कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो मैं आपको वो चीज डिस्प्ले करवाऊंगा नेक्स्ट वाले सेशन में। हम आके मैं उस चीज को खुद लेने वाला हूँ उस सेशन को। तो उसमें बहुत सारी चीजों को क्लियर करूंगा, क्योंकि ऐसे बातों में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जूम कॉल पे मैक्सिमम अपनी टीम को लेके आए, क्योंकि अगर आपने अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो टीम आपकी इतनी सॉलिड बन जाएगी, क्योंकि इतना अच्छी ये मार्केट है, इसमें से इतना पैसा बनाया जा सकता है कि आप मतलब सारी लाइफ अपनी मतलब ऐसे निकाल सकते हो कि जैसे मैंने पिछले 20 सालों में काम ही नहीं किया। अभी 2 साल 3 साल 4 साल इस इंडस्ट्री को अगर आप दे देते हो ना, तो आपका पूरा फ्यूचर जो है आपके बच्चों का अमेजिंग रहने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में इसी क्रिप्टो को आपके बच्चे यूज करने वाले हैं। ये आपके लिए नहीं बनी है, ये आपके बच्चों के लिए बनी है। अगर हमने अपने बच्चों के लिए इस चीज को संभाल के रख लिया, तो आप नो डाउट आपके बच्चे आप पे प्राउड कहेंगे कि मेरे फादर पे, मेरी मदर पे या मेरे ब्रदर पे मेरे को प्राउड है, क्योंकि उन्होंने हमारे के लिए जी इस क्रिप्टो को बाय करके रखा और आज हमारे फ्यूचर में ये चीज काम आ रही है। तो थैंक यू सो मच अनुराग गेरा सर। मेरा यही मैसेज था, और ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं बैठा हूँ किसी के साथ। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अमृतपाल सर, थैंक यू वेरी मच आपके इस वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन के लिए। और डेफिनेटली हम वेट करेंगे आपके अगले सेशन के लिए, जहां पर आप हमारे साथ बहुत सारी अमेजिंग टेक्निकलिटीज को डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो हम डेफिनेटली उस सेशन के लिए वेट करेंगे। तो मैं अभी एक बार सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं अगले 10 मिनट। अगर किसी का कोई आज के सेशन से रिलेटेड है तो हम डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। और